नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का हमारा विषय है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जिसमें आज हम बात करेंगे आहड़ या आयड़ सभ्यता की। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे आहड़ या आयड़ सभ्यता के बारे में। दोस्तों, आहड़ या आयड़ सभ्यता वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। ये स्थान जहां पर यह सभ्यता है वो वर्तमान समय में उदयपुर जिले में स्थित है। और कोई भी सभ्यता, जब हम बात करी थी पहली क्लास में, तो हमने एक चर्चा करी थी कि कोई भी सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित होती है। तो आयड़ सभ्यता भी आयड़ नदी के किनारे स्थित है और बनास नदी के किनारे स्थित है। आयड़ या बनास नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है और लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता है। दोस्तों, आयड़ का स्थानीय भाषा में मतलब होता है रेत का टीला या फिर धूलकोट। धूल यानी कि रेत का टीला, धूलकोट यानी कि रेत का टीला। प्राचीन नाम अगर हम देखें तो इसका नाम है ताम्रवती नगरी, अघाटपुर और अघाट दुर्ग। अघाट दुर्ग नाम दिया है गोपीनाथ शर्मा ने। और उपनाम अगर हम देखें तो इसका नाम बनास संस्कृति, क्योंकि बनास नदी के किनारे स्थित है, और आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति नाम दिया है धीरज सांकलिया ने। दोस्तों, यहां पे इस कंफ्यूजन से बचना है कि उपनाम और प्राचीन नाम ये दोनों अलग अलग हैं। तो एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाला हमसे उपनाम पूछ रहा है या फिर सामने वाला हमसे प्राचीन नाम पूछ रहा है। इस सभ्यता की जब खुदाई हुई तो काफी मात्रा में शव मिले, इसलिए इस सभ्यता को मृतकों का टीला भी कहते हैं। टीला, रेत का टीला इसका शाब्दिक अर्थ है। शव मिले इसलिए मृतकों का टीला। दोस्तों, मृतकों का टीला इसी से मिलता जुलता एक उपन्यास है, हिंदी में आप सबको पढ़ना चाहिए, मुर्दों का टीला। रांगे राघव का उपन्यास है। और बड़ी बात है कि यह भी एक सभ्यता पर ही आधारित है, सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित उपन्यास है। और इसमें मोहनजोदड़ो नगर के बारे में चर्चा की गई है। मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है जिसका अर्थ भी यही है, मुर्दों का टीला, और इसी नाम से यह उपन्यास लिखा गया है। तो अब हम बात करते हैं कि आहड़ सभ्यता या आयड़ सभ्यता के सबसे पहले प्रमाण कहां मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रमाण मिलते हैं आहड़ नामक स्थान पर, और सबसे ज्यादा उत्खनन धूलकोट टीले पर हुआ है। धूलकोट जो टीला है वहां पर इस सभ्यता में सबसे ज्यादा उत्खनन हुआ है। और कालीबंगा सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे तो वहां के मकानों का जो पैटर्न था या फिर वहां का जो नगर जो हमें मिला था, उसके आधार पर हमने अंदाजा लगाया कि वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसी तरह जब हम आयड़ सभ्यता की खुदाई से प्राप्त अवशेष हैं उनका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आयड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता क्यों थी, इसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं आयड़ सभ्यता के उत्खनन के बारे में। आयड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले शुरू किया। अक्षय कीर्ति व्यास, जिनको एक ही व्यास के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 1953 में सबसे पहले आयड़ सभ्यता का उत्खनन शुरू किया। इसके बाद व्यापक स्तर पर जो उत्खनन का कार्य हुआ था, इन्होंने एक बार खुदाई की, पता चला कि एक सभ्यता है, लेकिन बड़े स्तर पर काम की जब बारी आई तो बड़े स्तर पर काम किया रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने 1954 ईस्वी में। रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने 1954 में व्यापक स्तर पर उत्खनन किया। कुछ हद तक बाद में उत्खनन का कार्य वी.एन. मिश्र और एच.डी. सांकलिया ने भी किया। दोस्तों, आयड़ सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो सरकार की तरफ से 2 पुरातत्वविद नियुक्त किए गए, जिसमें से एक है पीसी चक्रवर्ती और दूसरे हैं विजय कुमार। ये विजय कुमार वही विजय कुमार हैं जिन्होंने व्यापक स्तर पर रतन चंद्र अग्रवाल के साथ मिलकर उत्खनन किया है। और उत्खनन 3 चरणों में हुआ, 3 स्तरों में हुआ। प्रथम स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्फटिक पत्थरों के अवशेष मिलते हैं। स्फटिक पत्थर आयड़ सभ्यता में हथियार बनाने के लिए काम में लिए जाते थे। दूसरे स्तर पर तांबे से बनी हुई वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दोस्तों, इस सभ्यता में तांबे का विशेष महत्व है। इसका नाम एक प्राचीन नाम भी है, ताम्रवती नगरी। और यहाँ पर तांबे से बने हुए अवशेष भी मिलते हैं। आगे जाकर हम अवशेषों की बात करें तो तांबे से जुड़े हुए 1-2 तथ्य हमें और मिलेंगे। तो जो अवशेष मिलते हैं उसमें सबसे मुख्य अवशेष है तांबा गलाने की भट्टी यहाँ पर मिलती है। तांबा गलाने की भट्टी यहाँ पर मिलती है, यानी कि यहाँ पर तांबे से वस्तुओं को बनाया जाता था और उनको अलग अलग आकार में ढाला जाता था, गला के, और नए नए आकार में ढाला जाता था। दूसरा, यहाँ पर तांबे से बने हुए शस्त्र और आभूषण पाए जाते हैं।
और तीसरे ये तांबे से बनी हुई वस्तुएं, भट्टी और ये आभूषण, ये हमें जो दूसरे चरण की खुदाई थी उसमें प्राप्त हुए। तीसरे चरण की खुदाई में हमें लोहे के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आयड सभ्यता की खुदाई 3 चरणों में हुई। पहले चरण में हमें स्फटिक से बने हुए अवशेष मिले। स्फटिक पत्थर जो था वो हथियार बनाने के लिए काम में लिया जाता था। दूसरे चरण में तांबे से बने हुए अवशेष मिले, जिसमें तांबा गलाने की भट्टी और तांबे से बने हुए शस्त्र और तांबे से बने हुए आभूषण हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरे स्तर में लोहे के अवशेष प्राप्त हुए। तो इन 3 चरणों में खुदाई हुई। खुदाई का काम सबसे पहले शुरू किया अक्षय कीर्ति व्यास ने, व्यापक स्तर पर आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने, कुछ हद तक वी.एन. मिश्र और एच.डी. सांकलिया ने, 2 पुरातत्वविद सरकार की तरफ से नियुक्त थे, पी.सी. चक्रवर्ती और विजय कुमार। अब हम बात करते हैं कि आयड सभ्यता की खुदाई से हमें अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए। ये तो हमने बात कर ली कि इन चरणों में मुख्य इन चीजों से बने हुए अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन इसके अलावा हमें तीनों चरणों की खुदाई के बाद कौन से ऐसे अवशेष मिले जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहां पर निम्न मृदभांड हमें मिलते हैं। निम्न मृदभांड क्या होते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि मृदभांड क्या होते हैं। मृदभांड मिट्टी से बना हुआ एक पात्र होता है। मान लीजिए जैसे आज के दौर में मटके टाइप में एक पात्र होता है जो मृदभांड कहलाता है, मिट्टी से बना होता है। निम्न मृदभांड उल्टी तपाई विधि से बने थे। उल्टी तपाई विधि यानी कि आज हम जो मटके वगैरह देखते हैं उनको हम मिट्टी से बनाकर और सीधा आग में रखकर उनको पकाते हैं, तो ये उल्टी तरीके से, मतलब इनकी तपाई की विधि उल्टी थी, तो उल्टी तपाई विधि से ये बने थे। और जो मृदभांड है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले निम्न मृदभांड, दूसरा है मध्यम मृदभांड और तीसरा है उच्च मृदभांड। निम्न मृदभांड की विशेषता थी कि इसमें काला रंग प्रधान है और कुछ हद तक लाल रंग इसमें पाया जाता है। दूसरा जो है मध्यम मृदभांड, मध्यम मृदभांड की विशेषता है कि इसमें लाल रंग प्रधान है और काला रंग इसमें अल्प मात्रा में पाया जाता है। और तीसरा है धूसर मृदभांड। धूसर मृदभांड में तीसरा है उच्च मृदभांड जो कि धूसर रंग का होता है या धूसर होता है। दूसरी चीज यहां पर मिलती है टेराकोटा से निर्मित एक बैल। इस बैल को टेराकोटा पद्धति से एक बैल बनाया हुआ मिलता है और इस बैल को हम कहते हैं बनासियन बुल। बनास क्योंकि बनास नदी के किनारे है और बैल है इसलिए बनासियन बुल की इसको संज्ञा दी गई है। अब हम बात करते हैं कि टेराकोटा पद्धति क्या है या टेराकोटा क्या है। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हस्तकलाएं प्रसिद्ध हैं और टेराकोटा भी एक हस्तकला ही है। इसमें क्या होता है कि लाल मिट्टी को पकाकर और उससे सजावटी सामान बनाया जाता है। जैसे आज हम देखते हैं कि मिट्टी का कई प्रकार का सजावटी सामान होता है, कई उससे मूर्ति वगैरह बनाई जाती है या फिर कुछ पात्र जैसी संरचनाएं बनाई जाती हैं। उसी प्रकार लाल मिट्टी को पकाकर एक सजावटी सामान बनाया जाता था और इसी को टेराकोटा कहते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तीसरी बात यहां पर जो मिलती है वो है माणक यानी कि मनके, लड़िया हारा, लड़ियों से बना हुआ हार और कानों के आभूषण, ये चीजें हमें यहाँ पर खुदाई से मिलती हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ के व्यवसाय की, तो यहाँ पर तांबे का व्यवसाय होता है। दोस्तों जैसे कि हमने शुरू में बात करी कि इसका प्राचीन नाम भी ताम्रवती नगरी है और यहाँ पे द्वितीय स्तर की खुदाई में भी तांबे से बनी हुई वस्तुओं के अवशेष मिले और तांबा गलाने की भट्टी मिली, यानी कि यहाँ पर तांबे से तांबा गलाकर और उससे चीजें बनाई जाती थी और उनका व्यवसाय किया जाता था। और व्यवसाय में तांबे का व्यवसाय मुख्य रूप से यहाँ पर किया जाता था। तांबे का इस सभ्यता में विशेष महत्व है और खेती भी की जाती थी यहाँ पर ज्वार और चावल, इन दो फसलों के अवशेष हमें मिलते हैं और पशुओं के अवशेष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों एक बात जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बात या ये विशेषता इस सभ्यता को और सभ्यताओं से अलग खड़ा करती है या विशेष बनाती है। इस सभ्यता की बलूचिस्तान और ईरान की सभ्यता से समानता मिलती है। यहां पर बिना हत्थे का जल पात्र पाया जाता है। बिना हत्थे का जल पात्र, मान लीजिए आज के दौर में जैसे गिलास है, उसी प्रकार की संरचनाएं इस दौर में हमें मिलती हैं। एक होता है हत्थे वाला जल पात्र जैसे जग है और एक है बिना हत्थे का, तो बिना हत्थे का जल पात्र पाया जाता है। और ये विशेषता आयड सभ्यता से पहले केवल बलूचिस्तान और ईरान की सभ्यता में हमें देखने को मिलती थी। तो ये जो बलूचिस्तान और ईरान की सभ्यता से समानता है, ये आयड सभ्यता के अलावा अन्य सभ्यताओं में हमें नहीं मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर 6 यूनानी मुद्राएं और 3 यूनानी मोहरें बनी हैं।
जिन पर एक व्यक्ति की आकृति बनी है जिसके हाथ में तीर और तरकश है। इसको हम मान सकते, विद्वानों ने इस प्रकार से डिफाइन किया है कि एक तरफ यूनान के देवता की आकृति है और एक तरफ त्रिशूल की आकृति है, और यूनानी भाषा में कुछ लिखा भी गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ के धार्मिक जीवन की। दोस्तों, यहाँ के लोग जो अवशेष मिले हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। कौन सा ऐसा अवशेष मिला है जिससे हम सोच सकते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे? तो इसका जवाब है कि यहाँ पर एक दीपक के अवशेष मिलते हैं। दीपक, दिया जो कि पूजा के लिए हम काम में लेते हैं, दीपक के अवशेष मिलते हैं, और दीपक के किनारे महिला की हाथ की उंगलियों के निशान भी हमें मिले हैं। ये महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है। तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। अनाज संग्रहण के लिए मिट्टी से बने उपकरण मिले हैं जिनको गोरे और कोठे कहा जाता है। मिट्टी से कुछ पात्र बनाए जिसमें अनाज के संग्रहण का कार्य किया जाता था, उनको गोरे या कोठे कहा जाता है। आज भी हम देखते हैं गाँव में या फिर कई जगहों पर मिट्टी से बने हुए पात्र होते हैं, या फिर कई जगह कागज की लुगदी से बने हुए पात्र होते हैं जिनमें अनाज वगैरह संग्रहित किया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर मिट्टी से बने हुए उपकरण थे जिनको गोरे और कोठे कहा जाता था। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मकान जो है वो किस प्रकार से हमें मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता का कारण था कि वहां पर सड़कें 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। मकान जो बने थे जिस प्रकार के बने थे, पक्की ईंटों के मकान थे, ईंटों का आकार भी था, और सड़कें एक विशेष कोण पर थी। सड़कों की चौड़ाई भी निर्धारित थी, 7.5 मीटर चौड़ी सड़कें थी। तो इन सब विशेषताओं के आधार पर हमने अंदाजा लगाया कि ये कालीबंगा जो सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो मकान मिले हैं उनकी जो विशेषताएं हैं, इसके आधार पर हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये सभ्यता नगरीय है या ग्रामीण सभ्यता है। और जो कि ये ग्रामीण सभ्यता है, हम पहले शुरुआत में इस बात की चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो आयताकार शैली में बने हैं, यानी कि आज के दौर में जैसे मकान बने होते हैं, चौकोर जो मकान है उस प्रकार के मकान बने हैं। आयताकार शैली में मकान बने हैं और कच्ची ईंटों के मकान बने हैं। आयताकार शैली में, दूसरी बात कच्ची ईंटों के, तीसरी बात यहाँ का फर्श जो है वो अलंकृत नहीं है। कालीबंगा में फर्श अलंकृत था अगर आपको ध्यान हो तो, लेकिन यहाँ पर फर्श अलंकृत नहीं है। और कच्ची ईंटों के साथ गोबर का भी इस्तेमाल हुआ है मकान बनाने के लिए। जैसे पुराने, हम गांव में जाते हैं तो आज भी देखते हैं कि पुराने जो मकान हैं कई गांव में वो ईंटों से बने हैं। वो ईंटें कच्ची मिट्टी की ईंटें होती हैं और गोबर से उनकी लिपाई की जाती है। तो उसी प्रकार के मकान यहाँ पर बने हैं, कच्ची ईंटों के मकान हैं और गोबर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दीवारों पर चित्र बने हैं। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि दीवारों पर मांडने वगैरह बनाए जाते हैं, उसी प्रकार के यहाँ भी उसी प्रकार से दीवारों पर चित्रकारी की गई है। लेकिन फर्श अलंकृत नहीं है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। फर्श पर कोई चित्रकारी नहीं है, किसी प्रकार की सजावट नहीं है, दीवारों पर चित्रकारी की गई है। और मकान आधुनिक पद्धति पर बने हैं, ये एक विशेष बात हमें ध्यान रखनी है। आधुनिक पद्धति यानी कि मकान आयताकार शैली में बने हैं, और जैसे आज के दौर में भी हमें मकान मिलते हैं उस प्रकार के मकान यहाँ पर बने हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के परिवार की जो संरचना थी वो कैसी थी। तो यहाँ पर अधिकतर परिवार संयुक्त परिवार थे। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एक घर मिला है जिसमें 6 चूल्हे हैं, यानी कि एक साथ कई परिवारों का भोजन बनता होगा। इसलिए हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त परिवार था। और चूल्हे पर महिला के हाथ का चित्र है, यानी कि खाना वगैरह बनाने का काम तब भी महिलाएं ही करती थी। तो ये कुछ बातें हैं मकानों की शैली। मकानों को बनाने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल हुआ है वो कच्ची ईंटें हैं, गोबर हैं, और मकानों की दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है, मकान संयुक्त परिवार हैं। इन कुछ तथ्यों के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आयड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये कुछ बातें हैं आयड़ सभ्यता के बारे में जिनके बारे में हमने आज चर्चा की। सबसे पहली बात, आयड़ सभ्यता उदयपुर में है। आयड़ और बनास नदी के किनारे स्थित है। 4000 साल पुरानी सभ्यता है। स्थानीय भाषा में नाम रेत का टीला या धूलकोट है, धूलकोट यानी धूल का टीला। प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी, आहटपुर या आहट दुर्ग। आहट दुर्ग नाम किसने दिया? गोपीनाथ शर्मा ने। उपनाम क्या है? बनास संस्कृति और आहट संस्कृति। आहट संस्कृति नाम किसने दिया? धीरज सांकलिया ने। मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? क्योंकि खुदाई में काफी मात्रा में शव मिले हैं। सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिलते हैं? आहड़ नामक स्थान पर मिलते हैं। आहड़ नामक स्थान वर्तमान में कहाँ पर है? उदयपुर में है। सबसे ज्यादा उत्खनन कहाँ हुआ है? धूलकोट टीले पर हुआ है। और आयड़ सभ्यता किस प्रकार की है? ग्रामीण है कि नगरीय है?
तो ग्रामीण सभ्यता है। इसके बाद बात करते हैं उत्खनन की। उत्खनन किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने। शुरुआत कब हुई? 1953 में। व्यापक स्तर पर उत्खनन किसने किया? आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने। किस सन में? 1954 में। और वी.एन. मिश्र और एच.डी. सांकलिया ने कुछ स्तर पर बाद में कुछ उत्खनन किया। सरकार की तरफ से दो जो पुरातत्वविद नियुक्त किए गए थे वो कौन से हैं? पी.सी. चक्रवर्ती और विजय कुमार। उत्खनन कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में। पहले चरण में क्या मिलता है? स्फटिक के पत्थर। दूसरे चरण में क्या मिलता है? तांबे से बनी वस्तुओं के अवशेष। तीसरे चरण में क्या मिलता है? लोहे के अवशेष। उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें सबसे पहले क्या मिलता है? निम्न मृदभांड। निम्न मृदभांड क्या होते हैं? जिसमें काला रंग प्रधान होता है और कुछ मात्रा में लाल रंग होता है। उल्टी तपाई विधि से बने थे। मृदभांड 3 प्रकार के हैं, निम्न, मध्यम, उच्च। निम्न में काला प्रधान, लाल अल्प। मध्यम में लाल प्रधान, काला अल्प। उच्च धूसर रंग के हैं। टेराकोटा से निर्मित एक बैल के अवशेष हैं। उस बैल को बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है क्योंकि बनास नदी के किनारे है। और टेराकोटा क्या है? राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाया जाता है और उसी पद्धति पर यह बना हुआ एक बैल हमें मिलता है। इसको बनासियन बुल कहते हैं। व्यवसाय मुख्यतः किसका था? तांबे का। और क्या मिलता है? मनके, लड़ियाहार और कानों के आभूषण, ये हमें यहाँ पर मिलते हैं। खेती यहाँ पर चावल और ज्वार की होती थी। पशुओं के अवशेष मिलते हैं। 6 यूनानी मुद्राएं हैं, 3 यूनानी मोहरे हैं। एक तरफ यूनान के देवता की आकृति है, दूसरी तरफ त्रिशूल है। यूनानी में इन पर कुछ लिखा गया है। बिना हत्थे का जलपात्र मिलता है जो इसको अन्य सभ्यताओं से अलग बनाता है या इस सभ्यता की सबसे विशेष बात है। और ये क्योंकि बिना हत्थे का जलपात्र ये एक विशेषता है जो इसे बलूचिस्तान और ईरान की सभ्यता के समान खड़ा करती है, या फिर उनमें बलूचिस्तान या ईरान की सभ्यताओं में ये विशेषता पाई जाती है जो हमारे यहाँ पर केवल आयड सभ्यता में पाई जाती है, बिना हत्थे का जलपात्र। धार्मिक जीवन क्या है? दीपक के अवशेष मिलते हैं। दीपक जो मिला है उस पर महिला के हाथ की उंगलियों के निशान हैं, यानी कि लोग धार्मिक पद्धति पर जीवन यापन करते थे। अनाज संग्रहण हेतु गोरे और कोठे मिले हैं। ये क्या है? मिट्टी से बने हुए उपकरण हैं, किस लिए? अनाज संग्रहण के काम आते हैं। मकान किस प्रकार के बने हैं? आयताकार शैली में बने हैं। कच्ची ईंटों के बने हैं। कच्ची ईंटों के साथ गोबर से बने हैं। फर्श अलंकृत नहीं है। दीवारों पर चित्रकारी की गई है। आधुनिक पद्धति के मकान हैं। परिवार संयुक्त परिवार है। पता कैसे लगा सकते हैं? एक घर में 6 चूल्हे हैं और चूल्हों पर महिला के हाथ का चित्र है। 6 चूल्हे, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मकान संयुक्त परिवार है। जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है और चूल्हे पर महिला के हाथ का चित्र है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खाना बनाने का काम था या चूल्हे चौके से जुड़ा हुआ काम था वो तब भी महिलाएं करती थी। इन सब बातों के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये आयड सभ्यता के मुख्य तथ्य हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु मुझे ध्यान नहीं आ रहा जो कुछ बचा हो। तो आयड सभ्यता का आज हमने अध्ययन किया। ये आयड सभ्यता की मुख्य बातें हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। धन्यवाद।